द सोल्जर जो पोयम है वो आप लोग को पढ़ाया जा चुका है। अब उसका समरी की ओर हम लोग बढ़ेंगे, क्योंकि परीक्षा में 4 गो समरी दिया हुआ रहता है और कोई एक को लिखना है। पिछले बार तक के चूँकि जब 50 नंबर का इंग्लिश था अलग से या 100 नंबर का अलग, तो उसमें क्या करता था कि 5-5 नंबर का पूछता था समरी, लेकिन अबरी से उम्मीद है कि 10-10 नंबर का समरी रहेगा। तो समरी में होता है सारांश, यानी आपको हमने ये जो द सोल्जर है उसमें कहानी में क्या पढ़ाया, किस चीज़ के बारे में वह कहानी पढ़ना है, उसका सारांश लिखिए शॉर्टकट में। तो सारांश याद करने के लिए क्या है कि आपको हिंदी समझ में आना चाहिए। जब तक हिंदी याद नहीं होगा तो अंग्रेजी आप लोग से किसी भी हालत में याद नहीं होगा। तो आप देखेंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम हिंदी भी बता देते हैं, समरी लिखा हुआ है, समरी को उतार लेंगे और एक एक लाइन एक एक मीनिंग एकदम समझ लीजिए ताकि हिंदी आपको समझ में आ जाए, तब ये समरी याद होगा। तो देखेंगे समरी मीन्स होता है सारांश। किसका सारांश लिखना है? तो द सोल्जर का। तो देखिए द सोल्जर पोयम, द सोल्जर पोयम मतलब द सोल्जर कविता। पोयम मीन्स क्या हो गया? कविता। इज कंपोज्ड, कंपोज्ड माने ली गई है या लिखी गई है या रचना की गई है। कंपोज्ड जो रिटन बोलते हैं ना, रिटन माने लिखी गई है। तो इज कंपोज्ड का मतलब हो गया रची गई है, लिखी गई है, जो कहिए। बॉय मीन्स के द्वारा। द पोएट, पोएट मीन्स हो गया कवि। रूपर्ट ब्रूक, रूपर्ट ब्रूक कवि का नाम है। फिर से देखिए द सोल्जर पोयम रूपर्ट रूपर्ट ब्रूक कवि के द्वारा लिखी गई है। इज कंपोज्ड का मतलब लिखी गई है, हो गया। हु, ऐसे हु माने होता है कौन, लेकिन यहाँ पर जोड़ने का काम करता है, इसलिए जब पढ़ी हु में सोचना है जो। वॉज द मोस्ट हैंडसम, हैंडसम मीन्स का हो गया, हैंडसम मीन्स होता है सुंदर। ब्यूटीफुल माने सुंदर, लेडीज के लिए होता है और पुरुष के लिए हैंडसम बोला जाता है। जो बॉज माने थे, मोस्ट, मोस्ट कह के मतलब एकदम बहुत अधिक, हैंडसम माने सुंदर, यंग माने का हो गया जवान या युवा, पोएट माने कवि, ऑफ माने का, इंग्लैंड माने इंग्लैंड, जो कि बहुत ही सुंदर और युवा कवि थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के। फिर से एक लाइन के हिंदी बताते हैं, बढ़िया समझ लीजिए। द सोल्जर पोयम रूपर्ट ब्रूक कवि के द्वारा लिखी गई है, जो इंग्लैंड के बहुत ही सुंदर और युवा कवि थे। कौन थे? तो रूपर्ट ब्रूक। याद रखिए अगर कहाँ के कवि थे, किस देश से बिलोंग करते थे, तो आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड। आगे बढ़िए। द पोएट सेज दैट, यानी कवि कहते हैं कि वेन ही वुड डाई, जब वे मर जाएं, यानी कवि कहते हैं रूपर्ट ब्रूक कि वेन ही वुड डाई, डाई मीन्स मर जाना, यानी जब वे मर जाएं, जब वे मर जाएं, ही वुड गिवन ए कॉर्नर ऑफ ए फील्ड ऑन द अर्थ हिडन फ्रॉम डस्ट। तो देखिए ही वुड गिवन मतलब उन्हें दे दिया जाए, ही वुड गिवन का मतलब हो गया उन्हें दे दिया जाए एक कॉर्नर। कॉर्नर मीन्स मीनिंग लिखा हुआ था, कॉर्नर मीन्स कोना, कोना जैसे घर के कोना होता है। ऑफ ए, ऑफ माने का, ए मीन्स एक, फील्ड, फील्ड माने हो गया खेत या मैदान, ऑन द अर्थ मतलब पृथ्वी पर, हिडन, हिडन माने छिपा हुआ, दफन कर दिया गया, फ्रॉम डस्ट जो कि धूल कण से, धूल कण से ढका हुआ हो, छिपा हुआ हो। फिर से कवि कहते हैं कि वेन ही वुड डाई, जब वे मर जाएं, जब वे मर जाएं, ही वुड गिवन ए कॉर्नर ऑफ ए फील्ड ऑन द अर्थ, तो उन्हें पृथ्वी, तो उन्हें पृथ्वी का एक कोना, पृथ्वी के एक कोना का एक जगह, फील्ड, मैदान दे दिया जाए, जिसे धूल में
दफन कर दिया जाए। धूल में दफन कर देना कहे का मतलब क्या हो गया कि बतेबे किए था कहानी में, कहाँ के धूल रहे, माने कहीं भी अगर मरे तो उसमें धूल या मिट्टी रहना चाहिए, कहाँ का, तो इंग्लैंड का। चूंकि इंग्लैंड के ही कवि हैं और उनको अपने देश से प्रेम है, तो देशभक्ति दर्शाने के लिए वे कहते हैं कि वहीं का धूल कन हो। इट विल ऑलवेज बी इंग्लैंड। इट विल ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स होता है हमेशा, यानी इसे हमेशा इंग्लैंड का ही होना चाहिए। बिकॉज माने क्योंकि, ही वॉज बोर्न एंड ब्राउट अप इन हिज कंट्री। क्योंकि ही वॉज बोर्न, क्योंकि उनका जन्म हुआ, एंड ब्राउट अप मतलब पले बढ़े, ब्राउट अप मीन्स पले बढ़े, इन दिस कंट्री मतलब इस देश में पले बढ़े। फिर से, इट विल ऑलवेज बी इंग्लैंड मतलब यह हमेशा इंग्लैंड का ही होना चाहिए। यह हमेशा इंग्लैंड का ही होना चाहिए मतलब क्या होना चाहिए इंग्लैंड का, मतलब इंग्लैंड का ही भूमि या मिट्टी होनी चाहिए। अब देखिए, क्योंकि उनका जन्म क्योंकि उनका जन्म और माने पालन पोषण जो है इसी कंट्री में हुआ था। इसी कंट्री कहे का मतलब कहाँ, इंग्लैंड में ही हुआ था। बढ़ेंगे आगे। द सोल्जर यानी सैनिक, द सोल्जर मीन्स हो गया सैनिक। एक्सप्रेसेज माने व्यक्त करता है, हिज ग्रेटफुलनेस, ग्रेटफुलनेस माने हो गया कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब हो गया आभार, आभार टू हिज कंट्री माने अपने देश के प्रति। फिर से, सैनिक अपने देश के प्रति आभार को व्यक्त करता है। फॉर एवरीथिंग मतलब प्रत्येक चीज के लिए, प्रत्येक चीज के लिए। उसके बाद देखिए, ही गोट देयर जो उसे वहाँ मिला, यानी कोची कोची उसको वहाँ मिला कवि को, तो प्रत्येक चीज के लिए मैंने अपने देश का धन्यवाद करता है। देखिए क्या क्या चीज मिला, देखिए रोड यानी सड़क मिला, द फ्लावर्स यानी फूल, इंग्लैंड के फूल को सूंघे थे वो, द इंग्लिश एयर मतलब अंग्रेज की आबो हवा मतलब इंग्लैंड की हवा, द इंग्लिश रिवर यानी इंग्लैंड की नदियाँ, एंड सन रेज मतलब हो गया सूर्य की किरणें, सन रेज के मतलब हो गया सूर्य की किरणें, मतलब ये सबको आभार व्यक्त करते हैं, इंग्लैंड के प्रति आभार व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंग्लैंड में इनको क्या क्या मिला था, रोड, फ्लावर और एयर और रिवर और सन रेज मतलब सूर्य का प्रकाश मिला। इसके लिए वे इंग्लैंड का बहुत धन्यवाद करते हैं, अपना ग्रेटफुलनेस मतलब अपना आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ही ऑल्सो एक्सप्रेसेज, ही माने वह यानी अदर सूचक के लिए वे बोलेंगे, ऑल्सो मीन्स भी, एक्सप्रेसेज माने व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेसेज मीन्स व्यक्त करते हैं। हिज ऑब्लाइगेशन, ऑब्लाइजेशन मीन्स हो गया वही कृतज्ञता, कृतज्ञता टू हिज कंट्री माने अपने देश को, फॉर गिविंग हिम नोबेल थाउट। सुनिए, नोबेल मीन एक NOBEL, नोबेल मीन्स होता है VEL उपन्यास, उपन्यास, तो यहाँ नोबेल मीन्स होगा महान, थाउट मीन्स विचार, यानी वे अपने देश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। किसके लिए, तो कि उन्हें महान विचार मिला, माने बहुत ऊंचा सोच उनको मिला अपने देश में, इसके लिए वे देश के प्रति धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी ड्रीम्स का मतलब क्या हो गया कि मतलब बहुत ही सुंदर स्वप्न, एंड लाफ्टर लर्ट, लाफ्टर मैंने बतेबे किए थे हंसी मजाक, लर्नट मीन्स हो गया सीखना, लर्नट मीन्स क्या हो गया सीखना, फ्रॉम हिज फ्रेंड्स यानी अपने देश में जब रहते थे, कभी को याद आ रहा है कि जब हम देश में रहते थे तो उस समय क्या होता था कि दोस्तों के साथ कहीं निकल जाते थे हंसी मजाक करने के लिए, तो उसके लिए भी अपने देश को क्या कर रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। आगे देखेंगे, फॉर ए सोल्जर मतलब एक सैनिक के लिए, हिज मदरलैंड माने उसकी मातृभूमि, मातृभूमि इज मोर इम्पोर्टेंट मतलब बहुत महत्वपूर्ण होता है,
देन एनीथिंग एल्स, मतलब किसी भी चीज़ के लिए। देखिए लास्ट लाइन में कवि बता रहे हैं कि फॉर ए सोल्जर, मतलब किसी भी सैनिक के लिए उसकी मातृभूमि जो है किसी भी चीज़ से सबसे इम्पोर्टेंट होता है, मतलब सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप लोग देखते हैं कि अपना देश भारत है, तो जान हथेली पर रख करके बॉर्डर पर देखिए सैनिक जो है एकदम अपने देश के प्रति जो है आन बान शान, एकदम कखनी मर जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है, फिर भी अपनी मातृभूमि के रक्षा करने के लिए जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, इसके लिए वे हमेशा तत्पर रहते हैं बॉर्डर पर। तो यही कवि कह रहे हैं कि मैंने एक सैनिक के लिए इससे बड़ा कोई चीज़ नहीं हो सकता है, अपनी मातृभूमि ही सबसे बड़ा। तो इस कविता से क्या पता चलता है? इस कविता से देशभक्ति का पता चलता है कि जैसे कवि को अपने देश इंग्लैंड और उसकी भूमि से काफ़ी प्रेम था, ठीक वैसे ही हमें भी अपने देश से प्रेम होना चाहिए। फिर अच्छे से एक एक अक्षर जो है बढ़िया से एक एक लाइन देख लीजिएगा हिंदी, और हिंदी पहले करिए और एक लाइन पहले याद करिए। नहीं अगर याद करिएगा तो नज़दीक सटल जा रहे हैं परीक्षा के, परीक्षा तो निश्चित है कि 6 ही फरवरी से होगा, मत याद करिए। एक ही लाइन पहले याद करना है, मीनिंग समझ लीजिए और तब हिंदी करके देखिए। एक एक लाइन कौन जरूरी है कि एक बार में, ऊपरे से लेकर नीचे तक अगर पढ़ेंगे 1000 भी पढ़ेंगे तो एको बार याद नहीं होगा, इसलिए ऊपर से पहले एक ही लाइन याद करना है, फिर उसका हिंदी समझ लीजिए, उसको रट लीजिए, फिर दूसरा लाइन बढ़िए। दूसरा लाइन जब याद हो जाए तो पहला लाइन के फिर से रिपीट करेंगे, और जब पूरा टंच हो जाए, पूरा जब याद कर लीजिए तो बस एक बार लिख लीजिए, ताकि लिखने में मन में अगर किसी प्रकार का थोड़ा मोड़ा अगर झिझक भी रहता है तो वह झिझक जो है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। फिर देखेंगे आगे बताएंगे, ऑब्जेक्टिव है, देखेंगे सब। अब आप लोग ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। देखिए बिल्कुल इजी है, और अगर बढ़िया मार्क्स लाना है तो निश्चित रूप से ऑब्जेक्टिव पर कमांड रखेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो नंबर बढ़ाने का काम करता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, भीच कंट्री, भीच मीन्स हो गया किस या कौन से, और कंट्री मीन्स हो गया देश, डज द सोल्जर, सोल्जर मीन्स सैनिक हो गया, इन द पोएम द सोल्जर बिलोंग टू माने होता है संबंध रखना। यानी देखिए हिंदी को कह रहा है कि सैनिक जो है द सोल्जर कविता में, फिर से हिंदी, द सोल्जर कविता में सैनिक किस देश से संबंध रखता है। द सोल्जर कविता में सैनिक किस देश से संबंध रखता है, तो आपको बताए ना ये सब होगा। तो देखिए आंसर क्या होगा, इंग्लैंड होगा, कहे कि इंग्लैंड के कवि थे, तो यही है आंसर होगा बी यानी इंग्लैंड। आगे देखिए, वेयर डज द सोल्जर, वेयर मन हो गया कहाँ, सोल्जर में सैनिक, थिंक मन सोचना, ही वुड डाई कि वह मर जाए। तो सैनिक 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 कहाँ मरने के बारे में सोचता है, सैनिक जो है कहाँ मरने के बारे में सोचता है। तो था ना शुरू में कि इन फॉरेन फील्ड, तो देखिए आंसर हो जाएगा इन सम फॉरेन फील्ड, कहा कि वो अपने देश से लड़ने के लिए दूसरे देश में न गया है, तो वो कहता है कि हाँ भाई अगर विदेश का भी भूमि हो, लेकिन अगर हम वहाँ ही अगर मर जाएं तो हमको दफन करके अपने देश का मिट्टी उसमें डाल देना, धूल कण उसमें डाल देना, लेकिन मरने के लिए कहता है कि हम मर जाएंगे इन सम फॉरेन लैंड, मतलब कोई विदेशी भूमि में मरेंगे। आगे, व्हाट इज द पोएम द सोल्जर अबाउट, कह रहा है कि द सोल्जर पोएम जो है किस चीज के बारे में है, अबाउट माने के बारे में, किस चीज के बारे में है। तो आंसर देखिए हो जाएगा पेट्रियोटिज्म, मतलब देशभक्ति के बारे में, देशभक्ति के बारे में है, भगवान के बारे में थोड़े है, धर्म के बारे में भी नहीं है, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा, तो आंसर होगा पेट्रियोटिज्म, मतलब होता है देशभक्ति के बारे में, देशभक्ति। अगला है द सोल्जर, द सोल्जर वॉन्ट्स टू बी
रिमेम्बर्ड एज, तो देखिए सोल्जर, सोल्जर माने क्या हो गया, तो सैनिक, सैनिक, बॉन्ड्स माने चाहना, टू बी रिमेम्बर्ड, रिमेम्बर्ड माने याद किया जाना, एज माने के रूप में, यानी सैनिक को किस चीज के रूप में याद किया जाता है, तो आंसर होगा पैट्रियोट, पैट्रियोट, पैट्रियोट मीन्स का हो गया तो देशभक्त, यानी सैनिक देशभक्त है, तना अपने अपने देश के आन बानो शान के लिए अपना जान तक देने के लिए तैयार है, तो आंसर होगा पैट्रियोट माने देशभक्त। एक बार फिर से चौथा, सैनिक, सैनिक को याद किया जाता है, या सैनिक, सैनिक को किस चीज के बारे में याद किया जाता है या किस रूप में याद किया जाता है, तो आंसर होगा पैट्रियोट। आगे, व्हाट काइंड ऑफ द पोएम इज द सोल्जर, ये भी आई क्वेश्चन है। व्हाट माने क्या, काइंड माने प्रकार, ऑफ द पोएम माने कविता, इन द सोल्जर मतलब द सोल्जर जो कविता है वह किस प्रकार की कविता है, तो आंसर आपको बताए थे ना कि सन्नेट है, SONNET। सन्नेट मीन्स क्या होता है, तो ऐसी कविता जो 14 लाइन की हो उसको बोलते हैं सन्नेट। तो आप लोग देखिए किताब में 14 लाइन है, ऊपर से गिनिए, तो 14 लाइन के जो कविता रहता है उसको बोलते हैं सन्नेट। तो यही कह रहा है कि द सोल्जर जो कविता है वह किस प्रकार की कविता है, द सोल्जर किस प्रकार की कविता है, तो आंसर हो जाएगा सन्नेट। सन्नेट मीन्स क्या होता है, तो ऐसी कविता जो सिर्फ 14 लाइन की हो उसको कहते हैं सन्नेट। तो यही है आपका 10 सोल्जर जो कविता है वह पूरी तरह से खत्म हो गया, एकदम टंच कर लेंगे बस।